So hello everybody and welcome back to the Gurukul। जैसा कि आपको पता है डे बाय डे आपको न्यू टॉपिक्स के साथ मैं आपको मिलता रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया आपको बताता रहता हूँ। इसी तरीके से आज का हमारा एक टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स। अभी हमने अपना जो है न्यू चैनल ही स्टार्ट किया है द गुरुकुल के नाम से। अभी आपको इस पर कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिल रहे हैं, आगे चलकर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो फिलहाल अभी हमने कुछ 2-4 वीडियोस जिसमें 11th 12th और बीकॉम सबको कवर किया है अलग अलग टॉपिक्स पे। इसी तरीके से आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स वैसे तो स्पेशली क्लास 12th और बीकॉम फाइनल ईयर या फिर बीकॉम के सेमेस्टर वाइज अगर देखा जाए तो उन लोगों के लिए है स्पेशली फॉर, बाकी जिसको भी डिवेंचर का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकता है। तो मैं आपको वैसे तो शेयर्स और डिवेंचर्स कुछ लोगों को बड़ा इजी लगता है कि ठीक ठाक है टॉपिक समझ में आ जाता है, और कुछ लोगों को हमेशा प्रॉब्लम लगता है। तो हम आज डिवेंचर समझते हैं। सबसे पहले डिवेंचर इसकी समझने वाले हैं हम लोग आज मीनिंग। एक्चुअल में डिवेंचर होता ही क्या है, ठीक है। तो डिवेंचर की अगर मैं बात करूं, बोरोइंग ऑफ मनी by any company for long term to raise fund by issue of डिवेंचर्स। मतलब अगर इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो डिवेंचर इशू कर देते हैं, एक तरीके से पब्लिक से उधार ले लेते हैं। तो क्या है कि बोरोइंग ऑफ मनी, उधार पैसा लेना बाय एनी कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, टू रेज फंड, अपने फंड को बढ़ाने के लिए बाय इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू कर दिए पब्लिक को, पब्लिक से पैसा ले लिया 5 साल 7 साल 10 साल के लिए और अपनी कंपनी का डिवेंचर होल्डर बना दिया। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं डिवेंचर मतलब क्रेडिटर भी होता है, यानी उधार देने वाला, ठीक है। तो इसमें हमें समझनी है दो चीजें। पहला तो है इशू ऑफ डिवेंचर, यानी इसको मैं सीधे कह सकता हूं अगर मैं हिंदी में बताऊं कि जब कंपनी पैसा उधार लेती है। इससे ज्यादा इजी आपके लिए क्या होगा कि सीधी सी बात है, जब कंपनी पब्लिक से पैसा उधार ले, इन केस ऑफ डिवेंचर एज अ क्रेडिटर, उधार के तौर पर पैसा ले, ठीक है। दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब रीपेमेंट, इसको मैं कह सकता हूं रीपेमेंट, यानी कि जो पैसा आपने किसी से उधार लिया है 5 साल बाद 7 साल बाद 9 साल बाद 10 साल बाद आप पैसा उसको वापस करेंगे। तो यहां पर आपने पैसा उधार लिया था, कंपनी ने पैसा उधार लिया था पब्लिक से, और यहां पर रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा वापस करना, ठीक है। अब आपने जैसा कि शेयर्स में पढ़ रखा है कि शेयर कैसे कैसे इशू किए जाते हैं, उसी तरीके से डिवेंचर कैसे इशू होते हैं। डिवेंचर इशू होते हैं 3 कंडीशंस में। पहला एट डिस्काउंट, ठीक। डिस्काउंट का मतलब कि 100 रुपए का डिवेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹100, लेकिन कंपनी यानी पब्लिक को उसके लिए पैसे पे करने पड़ रहे हैं 90, और 10 रुपए का क्या हो गया ये डिस्काउंट। जब भी कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, उधार लिया पब्लिक से, पब्लिक में डिवेंचर ऑफर किए, तो एक डिवेंचर की वैल्यू 100 है, लेकिन 10 रुपए का डिस्काउंट देके पब्लिक को देना पड़ रहा है 90 रुपीज, तो ₹10 का हो गया डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन, एट पार। पार के केस में क्या होता है, यानी कि 100
रुपीज का डिवेंचर है, 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, और सेम वैल्यू पर 100 रुपए पर ही क्या हो गया, इशू भी हो गया, तो इसको हमने कहा एट पार। और तीसरा हमारा होता है एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम क्या है कि 100 फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है ₹100, यानी एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, लेकिन पब्लिक को उसके लिए पे करना पड़ रहा है 110, यानी 10 रुपए का इसमें क्या है, प्रीमियम ऐड है। ठीक है, तो ये तो हो गए इशू ऑफ डिवेंचर के केस। तीन तरीके से कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है। पहला है डिस्काउंट का केस, जिसमें डिवेंचर की एक वैल्यू होती है और उस पर कुछ डिस्काउंट होता है। दूसरा पार का केस, सेम वैल्यू पर। और तीसरा प्रीमियम का केस, जिसमें वैल्यू कुछ बढ़ जाती है, फेस वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कुछ वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा इशू ऑफ डिवेंचर का केस। अब पढ़ते हैं रिडेम्पशन की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और रफ करने के साथ साथ समझते हैं। ये तो हो गया हमारा इशू ऑफ ठीक है, बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था, एक तरफ मैं लिख लेता हूँ इशू, दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ रिडम्पशन। ठीक है, तो इशू के केस में मैंने बताया आपको एट पार, एट डिस्काउंट, और थर्ड एट प्रीमियम। ठीक है, तीन तरीके से हम इशू कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है रिडेम्पशन की, यानी कि अब कंपनी आपको पैसा वापस करेगी। तो यहां पर डिस्काउंट वाली कंडीशन खत्म। भाई आपने 100 रुपए पे किए कंपनी को डिवेंचर के तौर पे, तो कल को आप 90 को वापस लेंगे और कंपनी आपको 90 देगी भी नहीं। 90 आप क्यों वापस लेंगे, क्यों, जो पेमेंट है वो कम पर क्यों होगा। तो जो डिस्काउंट वाला केस है वो रिडेम्पशन में तो आता नहीं है, यानी पैसा वापस करते टाइम दो ही चीजें लागू होंगी, एक तो एट पार और दूसरा एट प्रीमियम। तो देखो यहां पर हमारे 6 केसेस बन गए। समझो, पहला केस हो गया कि इशू किया गया, इशू एट पार। ठीक है, पहला केस। और रिडेम्पशन भी किस पर हुआ, रिडेम्पशन एट पार। ये हमारा हो गया केस 1। इसी तरीके से केस 2 समझो, इशू किस पर हुआ, एट पार, यानी कि यहां पर 100 रुपए की वैल्यू पे इशू हुआ था, 100 रुपए की ही वैल्यू पर रिडेम्पशन पेमेंट हो गया। यहां पर 100 रुपए की वैल्यू पर इशू हुआ था, लेकिन रिडेम्पशन किस पर हुआ है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम 110। मैं मान लेता हूं कि 110 रुपए की वैल्यू पर पेमेंट हुआ था। ठीक, तो डिस्काउंट का केस खत्म। तो आपने क्या कहा, एक बार बताया कि इशू पार पर हुआ है, ठीक, और रिडेम्पशन पार पर हुआ। इशू पार पर हुआ, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ, दो केस हो गए। तो दो इसके भी बनेंगे, इशू डिस्काउंट पर हुआ, रिडेम्पशन पार पर हुआ, इशू डिस्काउंट पे हुआ, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ। इस तरीके से दो केसेस के बनेंगे, इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडेम्पशन पार पे हुआ, इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडेम्पशन फिर प्रीमियम पे हुआ। तो 6 केसेस हमारे बन गए, 6 केसेस बन गए, सबके दो दो केस हमने बना लिए। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई मेन बात। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कितने टाइप के डिवेंचर एक्चुअल में होते हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर के बारे में। क्या है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर कितने तरीके का होता है, कितने तरीके के डिवेंचर होते हैं देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो होता है सिक्योर्ड, अगर इसका दूसरा नाम रखें तो मॉर्टगेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉर्टगेज। फिर अनसिक्योर्ड या फिर नेक्ड। तीसरा रेडीमेबल, फिर इनरेडीमेबल, फिर आ जाता है
रजिस्टर्ड, फिर आ जाता है अनरजिस्टर्ड, और जो हमारा आखिरी टाइप है वो है कन्वर्टिबल। अब एक एक करके समझते हैं। मैंने कितने लिखे हैं पॉइंट्स? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कन्वर्टिबल। समझो, सिक्योर्ड डिवेंचर्स वो जब कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किया आपको, ठीक है, पहला डिवेंचर जब कंपनी ने आपको डिवेंचर इशू किए, पब्लिक में ऑफर किए, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी के तौर पर अपना एसेट रख दिया। कल को अगर कंपनी लिक्विडेशन होता है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस एसेट को बेचकर आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड वो जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके के जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड या फिर बीच में आप लगा लीजिए और इस तरीके के जो डिवेंचर्स होते हैं आज के टाइम पे बहुत कम ऐसे ही, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है इन फ्यूचर, कभी भी वो डिवेंचर्स जिसको हम इन फ्यूचर जाकर के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सके। आज किसी कंपनी ने आपको डिवेंचर इशू कर दिए, कन्वर्टिबल टाइप के डिवेंचर्स, 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल के बाद आपने उन डिवेंचर्स को कन्वर्ट करा लिया किसमें? इक्विटी शेयर में। आपको आगे केसेस में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, बल्कि एंट्री भी कराऊंगा न्यूमेरिकली भी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रिडीमेबल की और इररिडीमेबल की। रिडीमेबल क्या होता है? यहाँ पर कंपनी आपको लमसम में कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके पेमेंट करती रहती है। इररिडीमेबल का क्या है कि लिक्विडेशन के टाइम पे ही पेमेंट होता है। रजिस्टर्ड की बात कर लें, वो डिवेंचर्स जो कंपनी की बुक्स में, कंपनी के रजिस्टर में एज अ डिवेंचर होल्डर रजिस्टर्ड हो जाए, और अनरजिस्टर्ड वो जो कंपनी के बुक्स में, कंपनी के रजिस्टर में एज अ डिवेंचर होल्डर अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड न हो, ठीक है। तो ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के डिवेंचर्स जिनमें हमने बात करी। तो डिवेंचर से आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा के चलिए, सीधी सी बात है, कंपनी ने उधार पैसा लिया तो हो गया इशू, और कंपनी ने आपको पैसा वापस कर दिया, आपका उधार लिया हुआ, हो गया रिडम्पशन, रीपेमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी कंपनी प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेन आइडिया। सीधी सी भाषा में क्या है, डिवेंचर से मतलब कंपनी ने जब पब्लिक से पैसा लिया तो इशू, पेमेंट कर दिया तो रिडम्पशन, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं डिवेंचर्स को न्यूमेरिकली विद ऑल एंट्रीज, ठीक है। तो ये हमारा है इशूड एट पार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जानते हैं। क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड कोई भी है, उसने 5000 डिवेंचर्स पब्लिक में ऑफर किए, ठीक है, और एट द रेट ₹100 ईच। एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है? ₹100, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आपको पता है चाहे शेयर्स हो या फिर डिवेंचर्स हो, इनका पेमेंट आपको ₹100 एक बार में नहीं करना, अलग अलग तरीकों से करना पड़ता है। और वो होता है एक तो एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है आपका फर्स्ट कॉल, और चौथे को आप सेकंड बोल लो एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ₹20 पे करने हैं आपको, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, क्या 30 30 60 और 40 100 हो गए। और पार के केस में सेम ही फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू सेम ही रहती है, तो ₹100 वाली चीज को ₹100 पे ही इशू किया गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो पब्लिक में ऑफर किए गए वो थे 5000 डिवेंचर्स, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन आ जाती है 6000 के लिए, तो अब तो ज़्यादा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए एक चीज जानते हैं और जिसका नाम है प्रो रेट। हम इसको फॉलो करेंगे। कैसे? यहां पर केस 1 कहता है कि 4500 लोग, जिन लोगों ने 4500 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें पूरा पेमेंट कर दिया गया है 4500, यानी ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड।
फिर जिन लोगों ने 800 के लिए किया था उनको 500 कर दिए गए हैं, और जिन लोगों ने 700 के लिए किया था उनको निल। तो क्या मैं देख सकता हूं अप्लाइड कितने लोगों ने किया था? 6000। तो इन्हें ऐड करूंगा 18 7 15 और 15 45, यानी 6000 लोगों ने अप्लाई किया और अलॉट कितने लोगों को हुआ? 5000। ठीक, 6000 डिवेंचर्स अप्लाइड है और 5000 डिवेंचर्स अलॉटेड है। तो अब हमें बनाना है इसकी जर्नल एंट्री। यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसकी जर्नल एंट्री। कैसे? पहला केस यहां से करते हैं, जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, ये होता है पर्टिकुलर्स, जगह कम है थोड़ा सा, तो इतने में लेजर फुली हो जाएगा। लेजर फुली यहाँ पे कॉलम होता है, लेकिन फिर भी ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, अब लेजर फुली बना लीजिएगा, इसको जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बात करते हैं। तो जो हमारी पहली एंट्री होती है, आपको पता है कि सिर्फ ये एप्लीकेशन वाला पैसा एडवांस में रिसीव होता है, बाकी सब पहले ड्यू किए जाते हैं। यानी जब लोग एप्लीकेशन देते हैं तो साथ में पेमेंट कर देते हैं 20 रुपए का, 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। ठीक है, बाकी का पैसा कंपनी पहले एक ड्यू डेट बताएगी कि इस तारीख को पेमेंट करो, और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ड्यू रिसीव्ड। और ये जो पहला पैसा है ₹20, इसमें रिसीव पहले होगा, तो हम लोग एंट्री करते हैं। रिसीव होगा तो किसके थ्रू होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने डिवेंचर्स हैं? 5000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आई है? 6000 के लिए, और एक डिवेंचर की एप्लीकेशन की वैल्यू है 20। तो अगर मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 12 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो ये क्या हो गया? 1,20,000 पैसा हमें कब रिसीव हो गया? एप्लीकेशन के टाइम पे। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मनी रिसीव्ड एडवांस में, ये पैसा एडवांस में हमें रिसीव हो गया 1,20,000 रुपीज। आगे बात कर लेते हैं। दूसरी एंट्री होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट। जो पैसा मिला उसे मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक, यहां तक सबका ठीक है? आगे एक मिनट, इसमें है प्रोराटा का केस। 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, लेकिन हमने कुछ लोगों को पैसा पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, और अलॉट कितने लोगों को किया है? 5000 लोगों को। तो इट मींस ये जो 12% डिवेंचर अकाउंट है, 5000 ही तो हम अलॉट कर सकते हैं, तो 20 के हिसाब से ₹1 लाख हमें क्या करना चाहिए? 1 2 3 4 और 5। ठीक, 1 लाख रुपए हमें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6000 एप्लीकेशन आई थी, 5000 लोगों को हमने अलॉट किया है, तो पैसा रिसीव तो ज्यादा हुआ है, लेकिन रिसीव होना तो कम चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को तो हमने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या मैं उन लोगों की ऐसे एंट्री करूंगा 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। तो जिन लोगों ने ये वाली सिचुएशन, 700 लोग ऐसे थे जिनको 700 डिवेंचर ऐसे होल्डर्स थे जिनको डायरेक्टली मना कर दिया गया, तो ये लोग क्या कहेंगे? हमारा पैसा वापस कर दीजिए। यानी कि 14,000 ऐसा अमाउंट होगा 700 into 20 जो हम रिफंड कर देंगे बैंक को, तो तुरंत रिफंड कर दिया। लेकिन क्या अभी भी ये हमारा पैसा ये बैलेंस हो पा रहा है? यहाँ पर तो 1,20,000 है, फिर 1 लाख और ये 14,000, तो 6,000 ये कहाँ गया? तो अब आप देखिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था 800 डिवेंचर्स के लिए, यानी इन लोगों ने पेमेंट कितना किया होगा? 800 डिवेंचर्स के हिसाब से 20 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16,000, पर इनको डिवेंचर कितना दिए गए? 500, यानी कि पेमेंट कितना एक्चुअल में करना चाहिए था? 10,000, तो इनका 6,000 एडवांस है। तो इनसे बोला गया कि आप परेशान मत होइए, आपका जो 6,000 रुपये हमारे पास एडवांस आ गया है, इस एडवांस मनी को हम आगे आपके अलॉटमेंट के टाइम पे आपसे कम ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मैं एक टीचर हूँ,
मेरे पास कोई बच्चा पढ़ता है, मैं 800 फीस चार्ज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, कोई बच्चा मुझे फीस देने आया 1000 रुपये, और बाय द वे उसके पास भी चेंज नहीं है और मेरे पास भी चेंज नहीं है, तो 200 रुपये उसका एडवांस मेरे पास हो गया। तो मैं बोलूँगा बेटा जब आप नेक्स्ट मंथ की फीस सबमिट करना तो आप मुझे 600 दे देना, मैं 200 आपके ये एडजस्ट कर दूंगा। तो यहीं पर सेम कंपनी ने कहा उस डिवेंचर होल्डर से कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये जो 16,000 रुपये यानी 6,000 एक्स्ट्रा आ गया है, ये हम एडवांस के तौर पे भी रिसीव कर लेते हैं। जब बात अलॉटमेंट की आएगी तो आपको जितना पे करना होगा उसमें से 6,000 आप कम कर दीजिएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये 6,000 हमें एडवांस में रिसीव हो गया। क्या हमारी एंट्री मैच हो जाती है? आसानी से एंट्री हमारी मैच हो गई। थोड़ा सा इसको इस साइड को रफ कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अब हमारी एंट्री क्या होगी? अब अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करना पड़ेगा हमें? मैंने कहा था कि यहां पर बैंक की एंट्री पहले, क्योंकि पैसा एडवांस में रिसीव हुआ, लेकिन यहां से हम उल्टा करना शुरू कर देंगे। क्या उल्टा करना शुरू कर देंगे? कि अब हमें पहले एंट्री करनी है ड्यू, जैसे 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, ये तो हो जाएगी हमारी एंट्री ड्यू। और दूसरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितने से ड्यू होना चाहिए? आपने कितने डिवेंचर अलॉट किए हैं? क्या 5,000 डिवेंचर आपने अलॉट किए हैं? और डिवेंचर की मनी कितनी है? 20। तो कितना आपको पैसा एक्चुअल में मिलना चाहिए? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख से आपने कर दिया ड्यू रुपीज 1 लाख से आपने एंट्री को ड्यू कर दिया, 1 लाख रुपए से ड्यू कर दिया आपने। लेकिन अब आप याद करिए इस पर्सन को जिससे आपने लिया था एडवांस। एडवांस में आपने उससे कितना लिया था? यहां पर हमने एडजस्टमेंट भी किया है इस एंट्री में, आप देखिए 6,000 का। तो क्या वो ये नहीं कहेगा कि जो आपने 6,000 रुपए एडवांस में पहले ही ले लिए थे वो मुझे 6,000 नहीं चाहिए? तो उसको हम कर देंगे, यानी कि 1 लाख रुपीज तो हमें एक्चुअल में मिलना चाहिए था और 6,000 हमें एडवांस में मिल चुका है। तो अब हमें कितना पेमेंट मिलेगा? 94,000। तो ये हो गई हमारी एंट्री अलॉटमेंट की। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। चलिए इधर आ जाते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री यहां पर कर लेते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बचा, अलॉटमेंट की एंट्री खत्म। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम मैंने बताया था कि सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा एडवांस में रिसीव होता है, बाकी अलॉटमेंट का पैसा भी में बाद में मिलता है। पहले ड्यू, यहाँ पर मैंने ड्यू किया और ये वाला हो गया रिसीव। ठीक, ड्यू मैंने 1 लाख से किया था, लेकिन एक्चुअल में पैसा हमें ज्यादा कुछ मिल गया था तो रिसीव हमने कम किया। तो लेकिन क्या फर्स्ट कॉल के केस में ऐसा कुछ है? नहीं। तो हमें क्या करेंगे, इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,000 है और रुपीज 30 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 इंटू 30, यानी 1,50,000 से ड्यू। और क्या रिसीव करने में हमें कोई दिक्कत होने वाली है? क्या किसी का कोई एडवांस मेरे ऊपर है? नहीं। यानी कि यहां पर पेमेंट के टाइम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। तो सीधे पेमेंट भी हमारा कितना हो जाएगा? 1,50,000 और 1,50,000। ये हो गई हमारी एंट्री कौन सी? फर्स्ट कॉल की। अब हमारे पास फाइनल कॉल की, सेकंड या फिर फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी कि एक पर्सन है पी, उसके पास है 200 डिवेंचर्स अलॉट किए गए हैं उसे, और उसने पेमेंट नहीं किया है सिर्फ फाइनल कॉल का। तो ये भी मैं समझ लेता हूं साथ साथ में कि एक पर्सन है पी, उसे हमने 200 डिवेंचर्स दे दिए थे, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया,
और फर्स्ट कंपनी पे कर दिया, लेकिन बारी जब सेकंड कॉल की आई तो उसने पेमेंट नहीं किया। तो इस केस को भी समझते हैं। मेरे पास एंट्री है कि 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो अच्छा, मैंने 12% क्यों लिखा? क्योंकि ये जो डिवेंचर्स इशू किए गए हैं ये 12% की रेट से ही इशू किए गए हैं, ठीक है। तो 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। तो हमारे पास हमने कितने अलॉट किए थे? 5000। तो मैं ड्यू कितने से करूंगा? 5000 से। रेट क्या है? 30। तो 1,50,000 से ड्यू 1,50,000। यहां तक ठीक है। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन है और वो सिचुएशन ये कहती है कि एक पर्सन है जिसने 200 डिवेंचर्स का पेमेंट ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है पेमेंट में नहीं मिला होगा। तो मुझे क्या करना है? 200 डिवेंचर्स, ये हो गए हमारे 200 डिवेंचर्स और रेट है 30 से। तो 2 3 जा 6, यानी 6000 पैसा ड्यू तो मैंने पूरा 1,50,000 कर दिया, रिसीव कम होगा। तो रिसीव के टाइम हम एंट्री किसकी करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकंड कॉल। रिसीव करना है 1,50,000, जिसमें 6,000 रुपीज में रिसीव नहीं होगा, यानी कि 1,44,000 में पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारी फाइनल एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट। फिर समझ लो मैंने ये रिसीव कम क्यों किया, क्योंकि एक पर्सन था पी जिसके पास 200 जिसे अलॉट किए गए थे डिवेंचर्स, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट ही नहीं किया। तो ड्यू तो मैंने सबके लिए किया था, 5,000 लोगों के लिए। यहाँ पर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 4800 इंटू 30 कर लो, तब ये अमाउंट आएगा। या फिर आप एक काम कर लो, 1,50,000 से सीधे इसका अमाउंट माइनस कर दो 6,000, ठीक है। तो ये था हमारे डिवेंचर का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया उसकी मीनिंग, उसके इशूड और रिडेम्पशन के तरीके, ठीक है, और टाइप्स। और उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन दिखा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से समझ सकते हैं देखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये कहा, अब आगे के पार्ट्स में मैं आपको रिडेम्पशन के टाइप भी और अभी इशूड के कुछ प्रीमियम और डिस्काउंट के टाइप भी समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सपोर्ट करते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।